सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। सियासत पर बात करने से पहले आज एक अच्छी खबर से आगाज़ करेंगे। इमरान रियाज खान आखिरकार बाजियाब हुए और बताया गया कि सियालकोट पुलिस उनको लेकर आई, घर वालों के हवाले किया और साथ रसीद भी ली कि जी बिल्कुल इमरान रियाज सेहतमंद है। लेकिन बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान रियाज को बोलने में दुश्वारी है, चीज़ों को सही तरह समझ नहीं पा रहे, इशारों में भी बात कर रहे हैं। फिर भी बहुत अच्छी खबर है कि अल्हम्दुलिल्लाह 4 महीने के बाद आखिरकार पाकिस्तान के एक मकबूल तरीन सहाफ़ी आखिरकार अपने घर वालों के पास आया। मगर साथ ही तशवीश की भी बात है कि उनके वकील भी ये कह रहे हैं कि 3 से 4 महीने शायद लग सकते हैं। अभी उनकी मेडिकल रिपोर्ट सामने आएंगी और डॉक्टर्स को दिखाया जाएगा। पता नहीं वो किन हालात में रहे, कहाँ रहे, पुलिस इस बारे में नहीं बता रही कि पुलिस के हवाले किसने किया। अगर पुलिस के पास थे तो फिर भी पुलिस पहले क्यों नहीं बता रही थी, और वह फिर सियालकोट पुलिस ने कहाँ से लेकर इमरान रियाज को हवाले किया। शायद आने वाले दिनों में इन सवालों के भी हमें जवाब मिल सकें। सियासत पर आएँ तो खबर यह है कि नून लीग के कायद नवाज शरीफ की वापसी की तारीख में कोई तब्दीली नहीं हुई। नवाज शरीफ अपने प्रोग्राम के तहत 21 अक्टूबर को ही पाकिस्तान वापस आएंगे। तब्दीली आई है तो पार्टी के बयानी में आई है। चंद दिन पहले बड़े मियाँ साहब ने बड़े दबंग अंदाज से कुछ शख्सियात का नाम ले कौमी मुजरिम करार दिया और इनके कड़े एहतसाब का अज़्म भी जाहिर किया। मगर इस सख्त बयान ने हालात ख़राब कर दिए। मुबीना डील खतरे में पड़ती देखकर पार्टी सदर शहबाज शरीफ की दौड़ें लग गईं। वो पहले भागम भाग लंदन से लाहौर पहुंचे, चंद मुलाकातें की और इन्हीं कदमों पर वापस लंदन लौट गए। इन्हीं के पीछे मरीम नवाज को भी इमरजेंसी में लंदन जाना पड़ा। और अब ये सामने आया है कि कड़े एहतसाब के बयानी से यू टर्न ले लिया गया है, बल्कि इसे यू टर्न की बजाय अबाउट टर्न कहें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। अब नून लीग के वर्कर को क्या बयानिया दिया गया है, इसकी तफसील शहबाज शरीफ ने बताई। क्या कहते हैं ज़रा ये सुन लें। जी, छोटे मियाँ साहब के कहने का मतलब ये है कि नून लीग कड़ा एहतसाब नहीं बल्कि तरक्की और उम्मीद का बयानिया लेकर इंतखाब में जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि नून लीग का यह बयानिया बिकेगा या नहीं। 16 महीने में शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत हुकूमत ने जो कारकर्दगी दिखाई है, इसे मद्देनज़र रखते हुए तो यह बयानिया बिकता दिखाई नहीं देता। फिर उड़ती उड़ती डील की खबरें दूसरी तरफ से भी आ रही हैं। ये डील किससे होने जा रही है, मुशाहिद हुसैन सैयद ने इससे भी पर्दा उठा दिया है, वो भी देखिए। मुशाहिद हुसैन सैयद सीनियर और बाखबर रहनुमा समझे जाते हैं। इनकी बात अगर दुरुस्त मान ली जाए तो फिर इस मदर ऑफ ऑल डील्स के सियासत पर क्या असरात होंगे। क्या वापसी का फैसला नवाज शरीफ और नून लीग के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा या फिर मुश्किलात में इजाफे का सबब बनेगा। और क्या जैसा कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ जाएंगे, अगर आए तो उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल कौन करेगा, कारकुन या फिर रियासत। इससे आगाज़ करेंगे। आज हमें खुसूसी तौर पर ज्वाइन कर रहे हैं नज़ीर लगारी साहब और सईद मुज़म्मिल शाह मेरे साथ हैं। लगारी साहब, मियाँ नवाज शरीफ की सियासत की कुछ समझ आ रही है? राना सनाउल्लाह साहब तो कहते हैं कि वो तो बयान जो उन्होंने दिया था वो तो ऐसी अपनी मुशावरत थी, तो कभी कुछ इस तरह से क्या ये पाकिस्तान में पॉपुलैरिटी हासिल कर सकें? किसी एक जगह तो ठहरें। रात को एक बयान में एक सीनियर सहाफ़ी ने उन्हें ऑन कैमरा एक पैगाम भेजा था कि अज़राए करम तशरीफ़ न लाएं, आपके लिए सालगार फिदा नहीं होगी और आपको एक लंबे अरसे के लिए जेल में रहना पड़ेगा, या शायद इससे भी बात आगे चली जाए और आपके ऊपर नए मुकदमात बने। तो शायद उन्होंने ये बात सुन ली होगी और वो जो एक बयानिया लेकर चलना चाह रहे थे, और मैंने भी उस वक्त गुजारिश की थी कि अगर उन्होंने ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना ली है और उनके पीछे लोग, जलावतनी में भी लोगों की तंजीमें बनती हैं और बड़ी ताकतवर तंजीमें बनती हैं जो शहनशाहियत का, बादशाहत का मुकाबला करती हैं। आयतुल्लाह खुमैनी ने तुर्की में और फिर बाद में जो है अपना इराक़ में बैठकर तंजीम साजी की थी, और अब यहाँ तेहरान में और दूसरे मकामात पर जो है वो अली अकबर हाशमी रफसंजानी एक सुप्रीम काउंसिल बनाकर उनके नुमाइंदे के तौर पर काम करे, तो फिर तंजीम बन गई थी। और पहले भी एक और तंजीम काम कर रही थी, तोदा पार्टी बड़ा काम कर रही थी, लेकिन इनकलाब के हालात भी थे। हमारे यहाँ शायद इनकलाब के हालात नहीं हैं। अगर इनकलाब किसी तह में, किसी लहर के नीचे, किसी दरिया की लहर के नीचे, किसी सहरा की लहर के नीचे, किसी पहाड़ों पर या ज़मीन में कहीं परवरिश पा रहा है, तो मुझे उस कभी नज़र नहीं आया है, मैं नहीं देख पाया हूँ। तो जो बयानिया था वो एक इनकलाबी का बयानिया था। जैसे फिनलैंड से लेनिन चला तो उसने अपनी बीवी से पूछा, कुछ लोगों को खत लिख दिए थे कि हम आ रहे हैं, वरना ऐसा ना हो कि हम स्टेशन पर लोगों को तलाश करते फिरें।
तो उन्होंने कहा मैंने 2-3 खत लिख दिए। तो उन्होंने कहा गलत किया है, आपको बिल्कुल अकल नहीं है, आपको कुछ लोगों के और लोगों को खत लिखने चाहिए थे, ऐसा ना हो कि हम वहाँ जाएँ तो कोई हो ही ना। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो 3 लाख रेड गार्ड थे, रेड गार्ड्स ने सलामी दी थी और कोई 20-25 लाख लोग आए हुए थे जो उनके इस्तकबाल के लिए आए हुए थे। अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर जो बयानिया लें आकर आ जाएँ, वेलकम। तो अगर ऐसा बयानिया बनाने की कोशिश करें कि जना हम जहाँ आएंगे तो फिर ये कर देंगे और वो कर देंगे, अगर इस बयाने के साथ आएंगे तो फिर वही पैगाम था जो एक सहाफ़ी ने दिया था, दोस्त ने हमारे, कि जनाब आप ना ही तशरीफ लाएं क्योंकि यहाँ हालात ऐसे नहीं हैं। अच्छा, अब देखते ये हैं कि वो किस तरह से आ रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं, बयानी के साथ आ रहे हैं। चले, अब दिहाइयों की सियासत है मुजम्मिल, लेकिन 4 साल बहुत थे, सोच कर आते, समझ कर के कब वापस आना है और आना है तो क्या सोच कर आना है। फिर 16 महीने हुकूमत भी रही, ये अभी कुछ कहा और चंद दिनों बाद फिर उसको तब्दील किया जा रहा है, शहबाज शरीफ कोई बात कर रहे हैं। ये गुड कॉप बैड कॉप कब तक चलेगा? कहीं इसमें मियाँ साहब की नाराज़गी में ये हाथ तो नहीं कि जो मुशाहिद हुसैन सैयद इशारे दे रहे हैं या मोहम्मद अली दुरानी साहब जो एक्टिव हो रहे हैं कि फिर दूसरी तरफ भी तहरीक इंसाफ की तरफ भी कोई स्पेस बनती नज़र आ रही है, इससे तो नहीं मियाँ साहब नाराज़ हो गए? नहीं, सिर्फ ये मसला नहीं है, इसके अलावा एक और मसला भी है कि बतौर वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब को देखा जाना भी ज़रूरी है। वो सिर्फ ये नहीं चाहते कि मेरा रिटर्न हो और मैं आके जाती उम्रा में रिहाइश पजीर हो जाऊँ, किसी सियासी एक्टिविटी में हिस्सा ना ले सकूँ, अगर जेल से बच भी जाऊँ तो उसके बावजूद अपनी घर की 4 दीवारी में लिमिट हो जाऊँ। ये उनके लिए बिल्कुल अनवांटेड है, इससे बहुत बेहतर वो लंदन में ही है। और ये जो सारा हमने टीवी के ऊपर चलता हुआ देखा है पॉलिटिकल सर्कस पिछले 5-6 दिनों के अंदर, कि अचानक से जब अपेरेंटली हर चीज़ फिक्स होती दिखाई दे रही है, पीपल्स पार्टी कह रही है कि नून लीग प्रिवेल कर रही है सियासी जमात के तौर पे, कि वो वाहिद चॉइस हैं और हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। इसके अलावा केसेस ख़त्म हुए और शहबाज शरीफ साहब के बड़े क्लोज टाइज़ हमने देखे पावरफुल हलकों के अंदर। तो अचानक से नवाज़ शरीफ साहब का ये बयान देना, इसका ताल्लुक़ सिर्फ तहरीक इंसाफ से नहीं, नून लीग के अंदर की पॉलिटिक्स से भी है। उसकी वजह यह है कि नवाज़ शरीफ साहब ये फ़ील करना शुरू हो चुके हैं कि दोबारा से शहबाज शरीफ साहब ही ऑप्शन है, तो अगर वही ऑप्शन है तो मेरे वापसी का क्या फ़ायदा होगा, मुझे बताइए। वजह यह है कि तमाम केसेस जो ख़त्म हुए वो नवाज़ शरीफ साहब के ख़त्म हुए नहीं, शहबाज शरीफ साहब के केसेस भी ख़त्म हुए। इसके अलावा रास्ता किसके लिए बना? शहबाज शरीफ साहब के लिए बना। इसके अलावा पिछले 1.5 साल में बतौर वज़ीर आज़म किसकी इंगेजमेंट रही स्टेट के साथ? शहबाज शरीफ साहब की रही। तो अगर इस सारी सूरत हाल में नवाज़ शरीफ साहब के लिए सिर्फ लूज़ लूज़ सिचुएशन है और शहबाज शरीफ साहब का फ़ायदा हो रहा है, तो वो क्यों उनके बयानिए पर आएंगे? वो तो ज़ाहिरी बात है ऐसा बयान ही देंगे जो उन्होंने बाहर बैठ कर दिया और शहबाज शरीफ साहब को जाना पड़ा कन्विंस करने के लिए। तो ये मुझे लगता है कि सारे का सारा नून लीग की अंदर जो डिसइंटीग्रेशन है ये उसका मामला है। इसका तहरीक इंसाफ से किसी और पार्टी को NRO मिलने से या डील मिलने से ताल्लुक़ नहीं है। और वजह यही है कि अब भी मेरी इतलात के मुताबिक जो डार्क हॉर्स हैं वो शहबाज शरीफ ही हैं, ठीक है। और ये फ़ील करते हुए नवाज़ शरीफ साहब ने दोबारा से अपना बयानिया ज़रा असर्ट किया है, मीडिया की ख़बरों की जीनत बनाया है, ताकि अगर फिर से उसी सिस्टम को 5 साल के लिए लाना है जिसने नून लीग को नुकसान पहुंचाया 1.5 साल के अंदर, तो मुझे ये सिस्टम नहीं चाहिए और इससे बेहतर मैं यहीं बैठकर सियासत कर सकता हूँ। तो क्या वो प्रिवेल करेंगे? नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और आपको पता है कि नवाज़ शरीफ साहब थोड़ी सी अनकॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच रखते हैं इस सूरत हाल को लेके। इससे पहले भी वो सबसे ज़्यादा जो है वो एक केओस और जो कोलिजन कोर्स इख्तियार करने वाले वज़ीर आज़म तो हैं, क्योंकि जब भी वो आते हैं तो आपको मालूम है कि एक इंट्रा इंस्टीट्यूशनल वॉर का आगाज़ हो जाता है। गवर्नमेंट के कुछ वज़ीर जो हैं वो बयानबाजी शुरू कर देते हैं और उसके बाद में नाअहली भी हो जाती है। कभी 58(2)B लगा करता था, उसके बाद में अदालतों से नाअहली का दौर आ गया। तो ये मुझे नहीं लगता कि इस बयानिए के साथ वो अपने लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं। हाँ, शहबाज शरीफ साहब का केस ज़रूर ख़राब कर रहे हैं। अच्छा। और वो अनवांटेड है उनके लिए कि दोबारा से एक बहुत ही पैसिव अप्रोच को लेके शहबाज शरीफ साहब एक नई हुकूमत का हिस्सा बन जाएं जो कि टूथलेस होगी, वो नवाज़ शरीफ साहब को मंजूर नहीं है। अब ये जो मुजम्मिल ने बात की, गारी साहब, ये तो समझ आती है जो बात मुजम्मिल ने की, इससे तो फिर सारी सूरत हाल बड़ी क्लियर हो जाती है। लेकिन मियाँ साहब के पास और कोई चॉइस भी तो नहीं होगी। पीपल्स पार्टी भी शहबाज शरीफ साहब के साथ वर्किंग रिलेशनशिप पहले ही बना चुकी और उनको भी मंजूर है। तो मियाँ साहब क्या कर लेंगे? ये तो नहीं कर सकते कि अच्छा मुझे नहीं वापस आने दिया जा रहा या मेरे लिए उस तरह का माहौल नहीं बनाया जा रहा कि मैं वज़ीर आज़म बनूँ तो मैं पार्टी को ही नहीं आने दूंगा या शहबाज शरीफ को भी नहीं इलेक्शन लड़ने दूंगा। ये तो वो कर नहीं सकते। तो वही जो हमने 16 महीने देखा जिस तरह काम चला, फिर आगे भी इस तरह चलेगा लगारी साहब? देखें, एक बहुत अरसे तक हो ची मिन्ह ने इटली में, फ्रांस में, बरतानिया में, अमेरिका में बर्तन मांझे और बाकायदा
वहाँ पर बैरागिरी की और वहाँ पर जो कुक बन कर रहे और लेकिन अपना पार्टी का तंजीम का काम करते रहे। वियतनाम के अंदर एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाया, वहाँ पर जो है उनकी जगह पर वो ली दुआन काम कर रहे थे, उनकी जगह पर जनरल ग्याप काम कर रहे थे। जब वापस पहुँचे तो उनकी ज़िंदगी में नहीं आया, लेकिन उनकी पार्टी इनकलाब लेकर आई और अमेरिका को शिकस्त दी। ये सूरत हाल तो किसी के लिए भी हो सकती है। अगर इमरान खान साहब तो चले गए हैं जेल में, अब ये रह गए नए इनकलाबी। एक इनकलाबी जो थे वो इस वक्त वहाँ बैठे हुए हैं। अब नए इनकलाबी जो हैं, नए ये भी पहले कई दफ़ा ये इनकलाब ला चुके हैं, अब इसके बाद भी इनको इनकलाब लाना है तो फिर हमें बताएं कि अगर इनके पास कार्ड्स हैं, अगर इनके पास ली दुआन मौजूद है, अगर इनके पास जनरल ग्याप मौजूद है और अगर इनके पास वो ताकत है कि एक पूरी जंग कर सकें और लड़ाई लड़ सकें, तो फिर तमाशा देखने के लिए तो हम भी होंगे कि क्या होता है। लेकिन इस सरजमीन पर ये इस वक्त किसी चीज़ की ऐसा कोई इम्कान मौजूद नहीं है। मैंने अर्ज़ किया है ना कि मैं दरियाओं की लहरों को भी देख रहा हूँ, सहरा के मुख्तलिफ लहरें भी देख रहे हैं और हम पहाड़ों को और ज़मीन को भी देख रहे हैं। इधर इस वक्त सरेदस्त हमें कोई इनकलाब नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन लोगों की मायूसी, लोगों की गुर्बत, लोगों के अफलास, लोगों को नज़रअंदाज करना, लोगों को तमाम लोग देख रहे हैं अपनी आंखों से लोग देख रहे हैं कि किस तरह से सामान जा रहा है, ट्रक जा रहे हैं, सैकड़ों ट्रक, हज़ारों ट्रक जो हैं वो जा रहे हैं सरहद की तरफ और वो अफगान भाइयों के लिए सब कुछ हो रहा है। यहाँ के लोग भूख मर रहे हैं, डॉलर यहाँ से उड़कर वहाँ पहुँच रहा है। अफगानी करेंसी पाकिस्तान की करेंसी से ज़्यादा स्टेबल है और डॉलर यहाँ से चोरी होकर वहाँ पहुँच रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी लोग देख रहे हैं और इस सूरत हाल में लोगों के पास कोई भी ऑप्शन हो सकता है, लोग लड़ाई के चार उतरे। लेकिन मुझे ये यकीन है कि वो ची गवेरा जो है वो जनाब ना तो इमरान खान होंगे, ना नवाज शरीफ होंगे, ना जरदारी साहब होंगे, ये ची गवेरा इनमें से कोई भी नहीं है। लगारी साहब की बात बड़ी दुरुस्त है इस लिहाज से कि आप लोगों को इस वक्त तो रोटी की, अपने रोज़गार की फ़िक्र है, कोई इतनी गुर्बत हो गई है, ये महंगाई का कोई इस किस्म की कोई बात करे तो शायद लोग देखें। ये बातें कि जिसको नहीं छोड़ूंगा उसको नहीं छोड़ूंगा, फ़िलहाल शायद ये चीज़ उस तरह से लोगों में नापजीराई हासिल कर सके। लेकिन दूसरी तरफ जो बात नज़र आ रही है, मियाँ साहब के लिए तो अच्छी खबर होनी चाहिए कि अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो उन्हीं की पार्टी के लगाए हुए निगरान वज़ीर-ए-आज़म है, पाकिस्तान की तारीख में ना तो इस तरह का निगरान वज़ीर-ए-आज़म आया जिसके पास इतना वक्त हो और जो इस तरह के बयान दे, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी छेड़ देते हैं। अब यह कि जी माइनस तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी इलेक्शन हो सकते हैं, तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों के बगैर भी इलेक्शन हो सकते हैं, तो ये उनको कहने की क्या ज़रूरत थी? और अगर कह दिया तो क्या आपको ये नज़र आ रहा है मुजम्मिल के वाकई ऐसे इलेक्शन होने जा रहे हैं क्योंकि तहरीक इंसाफ ने भी इस पर वजाहत मांग ली है, या आपको वो लगता है कि मोहम्मद अली दुरानी साहब और मुशाहिद हुसैन सैयद जो बात कर रहे हैं शायद कहीं रास्ते बन रहे हैं? देखें, रास्ते बनने का तो इम्कान हमेशा रहता है। पाकिस्तान की सियासत में हतमी बात तो कोई नहीं होती और बहुत से लोग बड़ी पावरफुल पोजीशंस पर जो बैठे हुए हैं वो इस बात के हामी हैं कि कोई ना कोई मुज़ाकरात का बैकडोर चैनल खोला जाए ताकि ये तासुर ना आए कि बिल्कुल ही वन साइडेड इलेक्शन हुआ है और कुछ ना कुछ स्पेस जो है वो तहरीक इंसाफ को दी जाए। बहरहाल मियाँ साहब की जो हम बात कर रहे थे ना, एक और ख़दशा जो मैं कोट करना भूल गया वो ये था कि नवाज शरीफ साहब ये भी फील करते हैं कि ये ना हो कि मुझे पॉलिटिकल स्केप गोटिंग का शिकार कर दिया जाए कि मैं मुल्क में वापस आऊँ, मुझे जेल में डाला जाए और बाद में मेरी पार्टी के लोग इस बयानिए को यूज़ करें कि देखिए एक तहरीक इंसाफ के रहनुमा जेल के अंदर है, एक हमारे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड बराबर हो चुकी है, इसलिए हमारे पास भी वो सिंपैथी वोट आ गया है, अब हमें वोट दीजिए, नवाज शरीफ साहब जेल में आपका इंतज़ार करेंगे। तो इससे भी वो बचना चाहते हैं, पहली चीज़ ये है। दूसरी ये है कि काकड़ साहब का जो ये बयान था यकीनन कंट्रोवर्शियल तो है, लेकिन मेरा ख्याल है उनसे सवाल इस तरह से हुआ कि अगर वो जेल से बाहर नहीं आते फिर क्या होगा, तो उन्होंने कहा उनके बगैर भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकता है। अब बेशक उनका ये कहना वैसे बनता नहीं है क्योंकि उनका काम सिर्फ़ और सिर्फ एक फेयर और फ्री इलेक्शन को इंश्योर करना है, ना कि पॉलिटिकल जो स्टेटमेंट्स हैं वो देना है। लेकिन चूंकि उनका मैंडेट हम देख रहे हैं काफ़ी एक्सपेंड कर चुका है, वो बाहर जाके इंटरनेशनल कम्युनिटी से ख़िताब भी कर रहे हैं, वो फ़लस्तीन और कश्मीर के मसाइल के ऊपर पूरी दुनिया की कम्युनिटी को ये भी बता रहे हैं क्या करना चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर इतना एम्पावर्ड रोल उनको मिला है तो फिर ये बयान भी कोई हैरत का शिकार नहीं करना चाहिए इसको हमारी तरह के सहाफ़ियों को, जिनको मालूम है पहले से कि इनका मैंडेट जो है वो नहीं है जो एक आइडियली होना चाहिए एक निगरान वज़ीर-ए-आज़म का। तो इसीलिए -1 की जहाँ तक बात है तो वो खान साहब की कन्विक्शन के बाद ही क्लियर था कि उनका पॉलिटिक्स में पार्ट लेना अब इन द नियर फ्यूचर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। उसकी वजह यह है कि केसेस जब खुलते हैं तो उसके बाद उसका रिवर्सल कम से कम पाकिस्तान में 7 से 8 साल या 10 साल की ब्रैकेट के बाद होता है। चाहे ये आप नवाज़ शरीफ साहब के NRO की बात कर लें
या उनके आजकल की जो डील की बात हो रही है कि वापस आएंगे, ये भी इसी अरसा तकरीबन 2017 से 2024 का जो आप लगाएं 7 साल बनते हैं। तो इससे पहले तो किसी के केसेस रिवर्स होना कभी हुआ नहीं है पाकिस्तान में। इसमें टाइम लगेगा, लेकिन पता नहीं पीछे मामला चल रहे हैं वो शायद कहीं हल निकले। लेकिन जो आपने बात की, अगर मियाँ साहब को इतना ही खौफ है कि ये ना हो जाए वो ना हो जाए, तो कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी को लीड कर सकते हैं, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को? वो कैसे उनको उम्मीद दिला सकते हैं जो खुद इतने खौफ का शिकार होंगे? मुझे देखें, वो हाउस विद इन दी ऑर्डर नहीं है ना। जिस तरह से वो कहते आए हैं कि मैं तो इस बात का हामी था ही नहीं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद हम कंटिन्यू करें, फौरी इलेक्शन होना चाहिए था, और अपेरेंटली उन्होंने कहा कि मेरी बात नहीं सुनी गई। उसके बाद में मिफ्ता साहब को लगाया, उन्होंने कहा मेरी बात नहीं सुनी गई। उसके बाद में शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह से गवर्नमेंट चलाई है, बहुत सी लेजिस्लेशंस की हैं, महंगाई में इजाफा हुआ है, उन्होंने कहा कि मैं मीटिंग से उठ के चला जाऊँगा, मेरा इसमें कोई एसेंट शामिल नहीं है। तो इधर भी वो यही कहेंगे कि ऑब्वियसली अगर मैं वापस आ रहा हूँ तो ये फियर्स मेरे इसीलिए हैं कि पार्टी के अंदर सूरत हाल जो है वो सारी की सारी प्रो नवाज़ शरीफ या नवाज़ शरीफ साहब की आइडियोलॉजी से अग्री करने वाले लोग उस तरह से बाकी नहीं रहे। और ये आपको पता है कि हर पार्टी के अंदर यही सूरत हाल है। बिलावल साहब जरदारी साहब से कह रहे हैं मेरे हाथ खोल दें। काफ लीग के अंदर 2 ग्रुप बन चुके हैं। इसके अलावा IPP जो है वो बहुत से इलेक्टेबल्स को ले रही है। नवाज शरीफ साहब की पार्टी का भी यही हाल है। तो आपको क्या लग रहा है, इसका मतलब है क्लियर नहीं है कि किसको आ रहे हैं या नहीं? नहीं, मैं तो अब भी अपनी लास्ट बैट नहीं समझता इसको। आई डोंट थिंक दैट इज़ गोइंग टू रिटर्न ऑन दिस डेट। और मुझे लगता है कि शायद इससे मामला आगे जाएँ। लगारी साहब, फिर नून लीग का क्या होगा अगर अब भी मियाँ साहब नहीं आए? तो वहां पर लोगों ने जो मीटिंग की है उसमें साफ बताया मियाँ साहब को, मियाँ साहब आज भी, यानी आज से मुराद कि अगर अब भी आप नहीं आते तो फिर आप पार्टी खत्म समझें, अपनी पार्टी भी खत्म समझें, हमारा भी बेड़ा गर्क समझें, अब हमारे पास कुछ नहीं रहा बेचने के लिए। लेकिन ये जो अनवारुल हक काकड़ साहब ने बात की है, आप इसको किस तनाजुर में देखने? एक निगरान वज़ीर आज़म, जो कि जाहिर है कि इस पर तो ये भी पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कहा गया कि जी ये तो उन्हीं का कंटिन्यूशन है, वजीर भी उनके लगे हुए हैं। तो क्या ये नून लीग की सोच है या काकड़ साहब अपनी कोई सोच बता रहे हैं कि जनाब फलां हो सकता है, फलां नहीं हो सकता, इलेक्शन उसके बगैर भी हो सकते हैं, ऐसे होंगे वैसे होंगे, देखेंगे अभी क्या हालात हैं? तो क्या निगरान सेटअप में जिस तरह से वो चला रहे हैं इसमें खदशात हैं कि किसी को प्लस माइनस किया जा सकता है? असल में लोग अपने इश्यूज को देख रहे हैं ना। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने इश्यूज को देख रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इश्यूज को देख रही है, उनके अपने अपने मामलात हैं जिनकी वजह से वो फंसे हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मसाइल को देख रही है। मसला ये है कि पाकिस्तान के मसाइल को कौन देख रहा है, मासस के मसाइल को कौन देख रहा है, महंगाई को, बेरोज़गारी को और भूख को, अफलास को, बीमारी को, नादारी को, अद्वियात के न मिलने को, इनको कौन देख रहा है? किसका बयानिया है कि जनाब हम लोगों की मयार ज़िंदगी बेहतर बनाएंगे? सारी सूरत हाल जो मुआशी तबाही आई है इसको हम कैसे रोकेंगे? कोई मनसूबा, कोई बात? वो तो कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि जनाब मैं जाकर पकड़ूंगा जनरल कमर जावेद साहब को, कोई कह रहा है कि जनाब फैज़ हमीद साहब को जाकर पकड़ूंगा, कोई कह रहे हैं हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, कोई कहते हैं हमें जेल से रिहा करो, कोई कहते हैं हमसे बात तो करो यार। इस तरह के मामला चल रहे हैं। पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के लोगों के बारे में कौन सोच रहा है? एक चीज़ खुल गई है ना। अब मुझे नहीं मालूम कि सही है या गलत है, एक एजेंसी की रिपोर्ट जो है कुछ लोगों में शेयर की हुई है कि अफगानिस्तान को क्या क्या जा रहा है, क्या क्या जाता रहा है, कितनी बड़ी जो है पाकिस्तान के वसाइल किस तरह से मुंतकिल हुए हैं। और लगारी साहब, वो जो और वजीर दाखिला आपका ऊपर से ये कहे कि जनाब ये हमने मुकम्मल पाबंदी डिस्करेज कर रहे हैं, तो वो तो कहते हैं कि कुछ लोगों को इससे फ़ायदा होता है। तो मुल्क का फिर वाकई आप सही कहने कोई नहीं सोच रहा। हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे। नए चीफ जस्टिस ने आते ही सबको हैरान परेशान करना शुरू कर दिया है, जुर्माने भी वकला को शुरू हो गए हैं और ये भी कहा जा रहा है जी 1 दिन नोटिस, अगले दिन दलाइल देने होंगे, जल्द केसेस हमें निपटाने हैं। और जो बात लगारी साहब कर रहे हैं लोगों की, आवाम की, उसमें यह हाल है कि एक तरफ तो महंगाई है, परेशानी है, दूसरा दवाइयाँ भी जाली इंजेक्शन से लोगों की बिनाई जा रही है। ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। अब पता चला। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के पास है तो 1 साल बतौर चीफ जस्टिस, लेकिन लगता यह है कि वो बहुत कुछ करना चाह रहे हैं। उनका एक विजन बड़ा वाज़े नज़र आ रहा है कि वो चीज़ों को बदलना चाहते हैं। कहीं वो वकला को जुर्माने कर रहे हैं, कहीं पुराने केसेस जो कोई चीफ जस्टिस नहीं सुन रहा था वो दोबारा लगा रहे हैं। अब नई खबर ये आती है, कहते हैं कि जी अब तारीख पर तारीख नहीं मिलेगी, ये नहीं चलेगा, 1 दिन नोटिस होगा, अगले दिन आपको दलाइल देने होंगे। अब इसी तरह का एक केस था जिसमें उन्होंने ये रिमार्क्स दिए कि काफ़ी ज़्यादा तादाद हो गई है ज़ेर इल्तिवा केसेस की,
यहाँ तो एक तारीख पर नोटिस और अगली तारीख पर दलाइल हो जाने चाहिए। मुजम्मिल, आपको लगता है कि इंटेंशन बड़ी उनकी क्लियर है, क्या वो ये कर सकेंगे? इतना फरसुदा निज़ाम, ऑन एवरेज 10 साल केस है, 20-30 साल एक आम बात है कि केस चलता रहता है, लोग दुनिया से चले जाते हैं और पता लगता है उसके बाद फैसला आ रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और टास्क जो है वो कहते हैं ना हरकुलियन टास्क के, बहुत ही बड़ा जो है वो एक टास्क इन हैंड्स है चीफ जस्टिस साहब के। और तकरीबन 57,000 सुप्रीम कोर्ट में केसेस है पेंडिंग, बैकलॉग बहुत बड़ा है। इसके अलावा लोअर कोर्ट्स की भी सूरत हाल आपसे बेहतर कौन जानता है, इससे भी बुरी है। सुप्रीम कोर्ट तो बहुत बेहतर है ना, नीचे तो लाखों से। सुप्रीम कोर्ट में फिर कुछ ना कुछ हम रिपोर्टिंग से और कवरेज से डिसिप्लिन बना लेते हैं, लेकिन उसके अलावा जो लोअर कोर्ट्स का हाल है वो तो आम साइल ही नहीं बता सकते हैं, जहाँ पर अदालतों की दहलीज पे बहुत सी ज़िंदगियाँ लोगों की ज़ाया हो गई और इंसाफ नहीं मिला। तो इसमें रिफॉर्म जो है वो अनफॉर्चुनेटली एक आदमी की ज़िम्मेदारी नहीं थी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर था, ये पार्लियामेंट्री मैटर होना चाहिए था। जुडिशरी को रिफॉर्म करना पॉलिटिशियंस की पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ख़ुद जुडिशरी को सियासत का खेल का मैदान बना लिया। हर पॉलिटिशियन थोड़ी सी भी रिलीफ के लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट जाया करता है। इवन बहुत से केसेस में पिछले दौर में बंदयाल साहब के अंडर ये कमेंट सुनने को मिले कि आप कोई तो मामला खुद हल कर लें, या सारा कुछ मुल्क की सियासत हमने ही चलानी है बैठ के। तो इन्होंने जिस तरह से पोलिटिसाइज़ किया जुडिशरी को, स्पेशली हिस्ट्री के अंदर 58(2)B की तरह की लेजिस्लेशंस के तहत, इसके अलावा अदालतों के अंदर जो पॉलिटिकल विच हंटिंग का इस्तेमाल अनफॉर्चुनेटली कोर्ट्स का हुआ उसके तहत, तो बड़ी डार्क और चेकर्ड हिस्ट्री है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मेल फंक्शनिंग जुडिशरीज़ में से एक जुडिशरी है, और मैं नहीं समझता कि काजी साहब तनहा वो जो पाकिस्तान में एक अनफॉर्चुनेटली मेंटालिटी है ना कि ग्रेट मैन मिथ कहते हैं जिसको, कि एक अजीम आदमी आएगा वो तमाम मसाइल का हल कर देगा, वो तमाम बुरे लोगों को हटा देगा और वो हर किस्म की रिफॉर्म अकेला कर देगा, एक नेपोलियन बोनापार्ट आ जाएगा इस तरह का। ऐसा होता नहीं है। मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ में जो सिस्टम होता है, सिस्टम कहते ही उस चीज़ को हैं जो बग़ैर ह्यूमन इंटरवेंशन के स्मूथली चलता रहे। यहाँ पर सिर्फ सिस्टम को चलाने के लिए डंडा चाहिए होता है और वो लॉन्ग लास्टिंग कभी भी नहीं होता। तो हमें जो रिफ़ॉर्म चाहिए वो सिर्फ़ और सिर्फ पार्लियामेंट्री रिफ़ॉर्म हो सकती है, वहाँ से आ सकती है, और वहाँ से तब आएगी जब पॉलिटिशियंस ये पोलराइजेशन के माहौल को ख़त्म करेंगे, इस पर पानी डालेंगे इस आग पे जो लगा रखी है इन्होंने लंबे अरसे से। तो काउंटर प्रोडक्टिव है, और एक आदमी से इतनी एक्सपेक्टेशन करना मुझे नहीं लगता पॉसिबल होगा। उसकी वजह यह है कि उनके लिए बड़ा चैलेंज कोर्ट के अंदर ही एग्जिस्ट करता है कि उन जजेस का क्या करना है जो कि वो नहीं चाहते वहाँ पर हों। जिस तरह से वो आए गए उससे भी उनको इख्तलाफ था, और पिछले दौर के अंदर 1.5 साल तक किसी बेंच का वो खुद हिस्सा नहीं बने। उनके अपने अगेंस्ट रेफरेंस इसी कोर्ट से आया, जिस पे बहुत से लोगों ने व्हाट्सएप के ग्रुप्स जो बने हुए हैं उसमें मैसेजेस किए कि हमें इसके ख़िलाफ़ बोलना चाहिए। बेंच के किसी मेंबर ने जवाब नहीं दिया आगे से, तो ख़ुद रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे अपने ही अगेंस्ट अटैक को। तो कैसे हम एक्सपेक्ट करें कि वो तनहा सारे मसाइल हल कर लेंगे? ये फार फेच्ड है और उनका टेन्योर भी कम है। तो क्या ये भी कहीं इफ्तिखार चौधरी साहब की तरह तो नहीं नज़ीर कारी साहब साबित होगा कि बड़ी एक्सपेक्टेशन थी इफ्तिखार चौधरी साहब से, और फिर एक्सपेक्टेशन की वजह से वो होता था कि अखबार के तराशे लेकर आते थे, जी अखबार में खबर छपी है, सो मोटो ले लिया, और तो वो हमने दौर देखा और बड़ी उम्मीदें थी उस वक्त कि पता नहीं क्या हो जाएगा, ये इंसाफ का बोलबाला होगा, लेकिन हमने उल्टा बड़ी तबाही देखी उस दौर के बाद। मेरे ख्याल में बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि तारीख़ अपने आप को दोहराती है, और एक बड़े दानिश्वर ने कहा है कि पहले ट्रेजिडी के तौर पर बाद में कॉमेडी के तौर पर अपने आप को दोहराती है, लेकिन ये हमारे यहाँ इस बात पर सादिक नहीं आएगी। और जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब, मुझे बहुत अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है कि वो ख़ुद PCO जज थे और आखिर वक्त तक उन्होंने आइन पर हल्फ नहीं उठाया था। उन्होंने जब PCO के तहत हल्फ उठाया था, जब उन्होंने जनरल मुशर्रफ के पहले PCO पर हल्फ उठाया, और जब आइन को एब्रोगेशन का उन्होंने वो इंडेमिनिटी दी, उस पर उनको वो किया, तस्दीक कर दी, और उन्हें अख्तियार दिया कि जनाब आइन में तरमीम भी कर सकते हैं आप। इफ्तिखार चौधरी साहब वाज द पार्ट ऑफ दैट बेंच, और उसमें बहुत कम लोग थे, कम लोग नहीं थे, बड़े लोग थे जिन्होंने इनकार किया था कि हम नहीं देते हैं अख्तियार, और उन्होंने अलहदा हो गए थे। 4 जजेस थे जो अलहदा हो गए थे, तो इन्होंने ये वहाँ बैठे रहे थे और इनने सारा कुछ किया था, मान लिया था, अख्तियार भी नजरिया ज़रूरत को भी मान लिया था, और फिर हीरो बन कर आए। जब हीरो बन कर आए तो जिन लोगों ने आइन के तहत हल्फ उठाया उनको अदालतों से बाहर भेज दिया और ख़ुद बैठ गए, और ख़ुद उन्होंने आइन के तहत हल्फ नहीं उठाया। तो वो तो इनका बिल्कुल अलग मामला है। मैं समझता हूँ कि काजी फायज़ ईसा को शायद एक चीज़ हमेशा वो करेगी, हॉन्ट करती रहेगी कि वो एक बड़े बाप के बेटे हैं और उनका एक बड़ा बैकग्राउंड है। काजी ईसा पाकिस्तान की तहरीक के एक बड़े आदमी थे और कैद आज़म के उन रुफ़का में थे
जिनका बलूचिस्तान में भी एहतराम था और यहाँ भी था और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में भी एहतराम है, तो हम उनसे अच्छी उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन हालात नहीं हैं ऐसे जैसे मुज़म्मिल साहब कह रहे हैं। मुझे बिल्कुल लग रहा है कि हालात ऐसे नहीं हैं कि जनाब वो किया जाए। लेकिन ये भी नहीं है कि ये पूरे का पूरा सुप्रीम कोर्ट, हमें तमाम जजेस का एहतराम है, तमाम हम दिल से एहतराम करते हैं, हमारे पास एहतराम के अलावा और कोई है भी नहीं। लेकिन ये तो हमारे सामने की बात है ना कि हम दुनिया के 145 ममालिक की अदलिया से नीचे हैं। हमारी कारकर्दगी जो है उस हमसे बेहतर जो है वो 144 से ज़्यादा और अदालतें हैं जो हमसे बेहतर हैं इस दुनिया के इस पूरी रूए ज़मीन के ऊपर। तो ये हमारी सूरत हाल है। और हमारे यहाँ अगर जिस तरह से सो मोटो के ज़रिए पूरे की पूरी कार्रवाइयाँ होती रही हैं, बुला लो उसको, लिटा दो उसको, बुठा दो उसको, ये सब कुछ होता रहा है ना, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। अगर एक कभी भी कोई किसी के सामने ये हो, अगर ये पार्टियाँ ही ये मनसूबा लेकर आएँ कि जनाब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलग होगी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल का मैटर देखेगी, पाकिस्तान के जो दीगर तमाम लीगल और तमाम क्रिमिनल केसेस हैं और जो सिविल केसेस हैं उनको सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर बिल्कुल अलग कर दिए जाएंगे, तो शायद अगर कोई इस मंशूर के साथ इलेक्शन लड़े तो चीज़ें और ज़्यादा मुख्तलिफ तरफ चली जाएंगी। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है इसमें पोलराइज कर दिया गया है और हमारे सामने है। हम जस्टिस जनाब साकिब निसार साहब की अदालत में हम खुद गए हैं, उसामा आप भी हमारे साथ रहे हैं। जी बिल्कुल। और हम इस सारे अमल को देख चुके हैं कि किस तरह से चीज़ें होती रही हैं और हमने इंतहाई काबिल एहतराम 2 जज साहिबान जो साबिक चीफ जस्टिस थे और जस्टिस एजाजुल एहसन को भी हमने देखा है साकिब निसार साहब के साथ उनकी कोर्ट में बैठे हुए। लेकिन वो बहुत सी चीज़ें हमारी सियासी मामलात के और बहुत सी चीज़ें जो मीडिया ने आकर अट्रैक्शन पैदा किया, और मैं नहीं कहता किसी और के बारे में, लेकिन मैं काजी फैज के बारे में ये कहता हूँ कि वो इस तरह से पब्लिसिटी का उनको शौक़ नहीं है, बल्कि मीडिया के बारे में कोई ज़्यादा उनका रवैया खैर मकदम का नहीं होता है। वो ये तो हुआ है कि उन्होंने लाइव नशरियात की हैं, लेकिन मजमूई तौर पर वो मैटर की तरफ जाएंगे कि चीज़ें हल हों। भाई कोर्ट के ऊपर बहुत बड़ा बोझ रखा हुआ है, इसको कम करना है, सही, इसको ज़रूर कम करने की कोशिश करेंगे। चले, कम से कम ये हो सकता है मुज़म्मिल के आप कहने के एक आदमी का ये काम नहीं है, पार्लियामेंट में होगा, रिफॉर्म्स करनी होंगी, शायद उसमें हमें अदालतों की तादाद बढ़ानी हो, कभी सोचा गया जी सुबह शाम अदालतें हों, जो भी उसमें है। लेकिन बतौर चीफ जस्टिस उनके पास तो एक बड़ा महदूद है कि सुप्रीम कोर्ट तक है या वो रिकमेंड कर सकते हैं नीचे। मगर क्या ये सो मोटो जो हमने देखा काफ़ी हद तक उमरता बंदयाल साहब के दौर में भी हमने सो मोटो देखा कि जी कम है कि इस केस पे ले ले, और फिर वही केस चलता रहता है, बाकी केस दब जाते हैं। तो यहाँ इंटेंशन क्लियर है कि पॉलिटिकल केसेस कम और जो पहले बैकलॉग है आम आदमी के मामलात हैं उनको देखा जाए। और उसके लिए वो कह रहे हैं कि जी ये नहीं होगा कि दस्तावेज़ नहीं है फ़लाँ हम ले आएँ तो जनाब आप तारीख़ ले लें। अब यहाँ पर तारीख़ नहीं होगी, ये आप भूल जाएं कि अब आप सुप्रीम कोर्ट से तारीख़ ले लेंगे। तो कम से कम उस हद तक इंटेंशन क्लियर है। जो आपने बात की कि जी कुछ जजेस हैं उनको आगे पीछे करना, वो अगर किया शायद तो फिर एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी और फिर हम ये देखेंगे 1 साल में ये शायद फिर वही कि ये याद रखा जाएगा कि किस जज को निकाला किसको रखा, बजाय इसके कितने केसेस सुने। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंटेंशन जो है वो क्लियर है उनकी और अच्छी भी है। मैं तो ये कह रहा था कि जहाँ बहुत सी इन्वेस्टिगेशंस दुनिया भर के फर्स्ट वर्ल्ड ममालिक में पार्लियामेंट्री और सेनेटरी कमीशंस करते हैं, जहाँ पर अमेरिका के अंदर आप देख लीजिए कि वहाँ पर जो सेनेट कमेटी है वो आकर इन्वेस्टिगेट करती है बहुत से सियासी मामलात को, हम उसका बैकलॉग बढ़ा देते हैं सुप्रीम कोर्ट का उन केसेस के अंदर भी। तो जब तक पार्लियामेंट अपना रोल जो है वो गैप फिल नहीं करेगी ये लोड कम नहीं होगा। दूसरी बात, जहाँ तक काजी फ़ायज़ ईसा साहब का ताल्लुक़ है तो वो ख़ुद इस सिस्टम के विक्टिम रह चुके हैं, इसीलिए शायद बेहतर इल्म है उनको कि ये जो इनजस्टिस कोर्ट से होती है इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। सरीना ईसा साहिबा के जिस दिन वालिद का जनाजा उनके घर पड़ा हुआ था तो बाहर FBR का अफसर खड़ा हुआ था कि ये नोटिस आपको देने आया, रिसीव कर लें। तो उनके मुलाजिम ने कहा कि अंदर जो है वो मैयत पड़ी हुई है, आप कोई ख्याल करें। तो बाहर चश्मा करके वो चले गए थे। तो ये सूरत हाल उन्होंने ख़ुद जो है वो एक्सपीरियंस कर रखी है और इसीलिए मुझे लगता है कि वो स्पीडी जस्टिस पे यकीन भी रखते हैं। मैं तो ये कह रहा था कि इस सारी अच्छी इंटेंशन के बावजूद इससे अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि सारा इदारा रिफॉर्म हो जाएगा जिस तरह लगारी साहब ने कहा, वो नामुमकिन है, क्योंकि हिस्ट्री वही जुडिशल एक्टिविज़म की है। अस्पतालों पे छापे मार दो या इस अस्पताल को बंद कर दो क्योंकि मेरे भाई का बिज़नेस जो है वो उससे ख़राब हो जाएगा, या फिर आप जाकर लोगों को ये कहें कि मैं 3-4 MPs को तो वैसे ही फारिग कर दूँगा। इस तरह की तारीख़ रही है इस मनसब की जिस पे वो आज बरा जमान है।
तो इसलिए ये चैलेंज बहुत बड़ा है। एक ये भी है कि हमारे सियासतदान ज़्यादा रुख करते हैं या सुप्रीम कोर्ट का या फिर एस्टैब्लिशमेंट का, कि अपने मामलात वहीं से निपटाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक हमारा अशराफिया का अलमिया है कि वो ताकत के महवर जिनको देखते हैं कि यहाँ जाकर मामला हल हो जाए, जबकि वो खुद बैठकर भी कर सकते हैं। इसमें मैं सिर्फ सियासतदान ही नहीं, जो भी इस तरह आप देख लीजिए, बिजनेस का भी मामला है तो कहेंगे जी सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं। यहाँ तक होता है कि जी पेट्रोल की कीमत ऊपर नीचे हो गई है, फलां मसला आ गया है, तो बड़े बड़े मसाइल पर सीधा हम चाहते हैं जी सुओ मोटो हो जाए, सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले ले, तो उससे कोई बेहतरी नहीं आती। हमने कई जगहों से देखा जी प्राइस कंट्रोल का मामला, वो भी हमने सुप्रीम कोर्ट तक जाते देखे हैं मामला कि जी नहीं इतने की नहीं, ये तो इतने की तुम बेच कर दिखाओ, और वो हो नहीं पाता। उसामा, ये तो फिर बहुत ऊपर की बातें हैं। आप एक कॉमनर, एक आम पाकिस्तानी के लेवल की अगर बात करें तो वो भी इस बात से डरता है कि किसी तनाज़े में पुलिस इन्वॉल्व ना हो जाए। अगर बात ये SHO या पुलिस तक पहुंच गई फिर इंसाफ को भूल जाएं आप। जी जी। इसीलिए बेहतर ये है कि कोई जरगा करवा लें बैठ के या सुलह सफाई करवा लें। अगर तो मामलात लीगल हो गए तो फिर आप भूल जाएं, इंसाफ मिलेगा। तो अनफॉर्चुनेटली ये इंस्टीट्यूशंस की मेल फंक्शनिंग का एक बहुत बड़ा रिजल्ट है कि लोगों का एतमाद उठ जाता है और रियासतें और जमहूरियत सिर्फ एतमाद पे चलती है। अब आपने बात की है कानून नाफिज करने वाले इदारों की कि एतमाद नहीं, एतबार नहीं, और वो बीच में आ जाए तो मामला ख़राब होता है, लेकिन अब तो एक मामले में वो आ चुके हैं, और ये मामला है गलत इंजेक्शन लगने का, और इससे दर्जनों लोगों की बिनाई ही चली गई है। आप सोचें ज़रा कितनी खौफनाक बात है। अल्लाह करे कि इलाज की सूरत में इनकी बिनाई वापस आ जाए, लेकिन सारी उम्र के लिए कोई शख्स जो है वो देखने के काबिल ना रहे, सिर्फ इसलिए कि वो तो इलाज के लिए गया था और इंजेक्शन इसको गलत लग गया। अब सब एक दूसरे पर डाल रहे हैं कि जनाब ये शायद इंजेक्शन सही नहीं लगाया गया, या पता नहीं वो 6 घंटे उसकी म्याद होती है एक दफ़ा खुलने के बाद, उसके बाद लगा दिया, या बनाने में गलती हो गई, किस तरह बनाया जा रहा था, वो लाइसेंस उसके पास था भी या नहीं था, यह अब ख्याल आ रहा है। और जो निगरान वज़ीर सेहत हैं वो फरमा रहे हैं डॉक्टर जमाल नासिर साहब के जी जिनकी बिनाई मुतासिर हुई इनका मुफ्त इलाज किया जाएगा। क्या लगारी साहब अब हमारे पास, हमारे हुक्मरानों के पास यही रिलीफ रह गया है कि ये किसकी ड्यूटी है कि कोई दवाई, चले हम तो खुराक को ही रोते रहते हैं, मगर खुदारा दवाई के लिए भी अब ये बात है कि वो यहाँ तक पहुँच कैसे गई। अब कहते हैं हो ये सारी जो दवाइयाँ इंजेक्शन ये उठा लो जी मार्केट से, भाई वहाँ तक पहुँचे कैसे? ये कोई एक प्रॉपर अमल होता है पूरी दुनिया में कि आप दवाई को कैसे लाइसेंस दे देते हैं कि ये इस मराइल से गुजरेगी, उसको टेस्ट किया जाता है। ये कोई मजाक है कि आप कह रहे हैं कि जी अब जिसकी बिनाई चलेगी हम इलाज मुफ्त कर देंगे? देखिए ये तो एक हमारे मेहरबान दोस्त हैं डॉक्टर अपना चौधरी मंजूर, उनके भाई के साथ ये मामला हुआ तो वो उन्होंने इस मामले पर शोर मचाना शुरू किया कि उनकी आंख का मसला हुआ है। तो मालूम हुआ कि एक कंपाउंडर ने एक कमरे में कोई लेबॉर्ट्री लगाई हुई है जहाँ पर वो इंजेक्शन बनाए जा रहे हैं, और क्या उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हैं, क्या वो फार्मूला जो है अप्रूव्ड है, अप्रूव नहीं है, क्या उस फार्मूले के तहत वो बन सकता है इंजेक्शन, नहीं बन सकता है, अभी तक तो ये तय नहीं हो पाया। और वज़ीर आला साहब बता रहे हैं कि जनाब हमने 2 हफ्ते की पाबंदी लगाई है उसकी सेल पर, मतलब 2 हफ्ते के बाद फिर आज़ाद होगा, वो दोबारा आंखें लोगों की निकालना शुरू कर दे। यानी अब पहले तो ये होता है कि जी हमने बैन कर दिया है, इसको ख़त्म कर दिया है, और इसके बाद तहकीकात शुरू हों, जब आपके सामने आए तब भी एक प्रोसेस तो नहीं हुआ ना, आपसे परमिशन नहीं ली गई। एक अगर कोई लेबॉर्ट्री बनी हुई है, अगर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है तो आपके पास कोई दवाई बनाते हैं तो वो एक चीज़ होती है कि जी आपके पास रजिस्टर्ड एक कंपनी है वो बना रही है दवाएँ, उसने कोई गलत बना दी तो फिर आप उस पर कोई और तरीका इख्तियार करते हैं। लेकिन एक बंदे ने कुछ चीज़ की नहीं है, एक कमरे में उसने अपना एक कमरे के अंदर उसने जो अपना सारा, और वो कंपाउंडर है और कंपाउंडर ने अपना एक सारा सिस्टम बना लिया और वो चला रहा है इसको, तो इसके लिए 2 हफ्ते की मोहलत क्या, 1 हफ्ते की मोहलत क्या, वो चीज़ गलत है ना। जो चीज़ गलत बनी है अगर वो बिल्कुल ही ठीक भी है तब भी वो तो गलत तरीके से बनी है ना। जो चीज़ गलत तरीके से बनी है उसके बारे में ये कि 2 हफ्ते के लिए या 3 हफ्ते के लिए उसको ख़त्म करें उसको, बिल्कुल सही। और पहली बात, और फिर ये कि कानून आप अगर अपना कार्रवाई करे, कानून अपना रास्ता ले और कानून को रास्ते का मौका लिया जाए। और ये 5 रुकनी कमेटी होगी, 3 दिन रिपोर्ट होगी, देखते हैं हम कल परसों तक रिपोर्ट आती है, फिर रिपोर्ट क्या करती है उसका भी पता चलना चाहिए। एक स्कैंडल हुआ तो था, हमें मेरा ख्याल है कि ये जी बहुत बड़ा वाक़या हुआ है, बहुत बड़ा हौलनाक। हमने एक PIC का, आपको अगर याद हो, मुज़म्मिल स्कैंडल देखा कई साल पहले, और जी वो गलत दवाई बनाई गई और फिर वो साबित भी हुआ, उससे कई लोगों की जान चली गई, जाली स्टंट्स थे जी। और अद्वियात का भी इसी तरह से स्कैंडल आया था, अद्वियात का भी आया था। अब लोगों में तो एक खौफ है कि एक तरफ तो दवाई लेने जाते हैं कि हम सेहतियाब होंगे, पता नहीं इससे और ज़्यादा बीमार ना हो जाए,
तो ये किस तरह से ख़त्म किया जाएगा? या पहले की तरह हमने देखा कि अब ये मामला भी आया है, जी देख लेंगे, 2 हफ्ते के लिए रोक दिया है, दवाई उठा ली है, देखेंगे कहाँ गलती होगी और उसके बाद सब भूल जाएंगे, तब तक के फिर कोई नए हादसे का इंतज़ार करते रहेंगे? जी नहीं, देखें उसमें तो अगर इंटेंशन ये हो कि शहरियों की वेलबींग के लिए हुकूमत करनी है तो फिर तो ऑब्वियसली इससे बड़ा पाकिस्तान में इस वक्त कोई मसला नहीं है। उसकी वजह है कि जिनके ऊपर आप हुकूमत कर रहे हैं, जिनके टैक्सेस पे हुकूमत कर रहे हैं, अगर उन्हीं की जानें दवाइयाँ खाकर जा रही हैं या बिनाई जा रही है तो वो आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए थी, लेकिन है नहीं। उसकी वजह यह है कि यहाँ इशू सिर्फ ये है कि इलेक्शन कैसे मुलतवी करवाना है। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान में 36% पॉपुलेशन सिंध की जो है वो आर्सेनिक जहर मिला पानी पी रही है, यानी कि एक पानी का गिलास पिएँ और आपके कैंसर से मुब्तला होने के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। पंजाब की 20% पॉपुलेशन आर्सेनिक मिला पानी पी रही है, टैप वाटर की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर 53,000 बच्चे हर साल डायरिया से मर जाते हैं, जो कि ट्रीटेबल है। दुनिया में ये जो अमराज़ हैं, ये कोई अमराज़ अब नहीं बची इस तरह की, हर चीज़ की मेडिकेशन अब आ चुकी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुनिया भर के वीज़ा एप्लीकेशंस पे सिर्फ 2 ममालिक सिंगल आउट होते हैं कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के अलावा अगर आप कहीं से हैं तो फिर पोलियो सर्टिफिकेट नहीं देना, अदरवाइज़ जमा करवाइए। तो ये ह्यूमिलिएशन अगर ये पॉलिटिकल क्लास फील करती तो फिर ये मसाइल हल करती ना, लेकिन ये तो ये फील नहीं करते। अब सिर्फ पूरे पाकिस्तान के अंदर 2021 की रिपोर्ट है, 34% लोग उनको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की एक्सेस है, 66% लोग जो हैं वो साफ़ पानी से भी महरूम है, साफ़ पानी से भी। इलाज तो इससे बेसिक आप बताइए कि कोई फैसिलिटी है जो गवर्नमेंट दे सकती है लोगों को? जो पानी साफ़ नहीं पिला सके वो क्या ड्रग रेगुलेशन करेंगे आके? पाकिस्तान में ये जो ड्रैप बनाई हुई है हमने, इनका सिर्फ एक काम है कि अद्वियात की कीमतें महंगी हो गई हैं, प्रेशर ग्रुप बन जाओ और चढ़ जाओ गवर्नमेंट के ऊपर, और कुछ भी नहीं है। दुनिया भर की आप रेगुलेशन की जो एजेंसीज़ होती हैं उनसे कंपेयर करें इसको, ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई देगा। अभी हम ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान में खुलेआम वो चीज़ें बिक रही हैं जो दुनिया भर में बैंड है, जिसमें खाने के मसाले से लेके सॉफ्ट ड्रिंक ऐसी एक बहुत पॉपुलर है यहाँ पर, जिसमें कहा जाता है कि डिटर्जेंट जो है जिसका एक बड़ा आंसर है वो उसमें एडेड है। छोटे छोटे बच्चे कंज्यूम कर रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स का बता रहे हैं उसकी बिल्कुल आप देखें ना, ये जो क्रीम्स हमने यहाँ मार्केट में खुलेआम छोड़ी हुई हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्टीरॉयड के अलावा कुछ भी नहीं है। आप लगाइए और फेयरनेस आ जाएगी, जो कि कॉलोनियल आइडिया है। फेयर स्किन किस तरह से बेहतर है डार्क स्किन से? आज तक उससे आगे नहीं बढ़ सके। तो ये एक वो सूरत हाल है जिसमें बिल्कुल मार्केट को, ख़ास तौर पे ड्रग वाली मार्केट को तो छोड़ दिया गया अपने हाल के ऊपर। जो किसी के साथ करना है वो कीजिए। अब इसमें भी जो स्कैंडल जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, 7 प्राइवेट अस्पताल इन्वॉल्व हैं, कौन जाके हाथ डालेगा उनको? पीछे से एक लिफाफा जाएगा, सब खामोश हो जाएंगे। तो ये हाइपर प्राइवेटाइजेशन ने तमाम जिम्मेदारी गवर्नमेंट के कंधों से वैसे ही उतार ली है। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि लोग ही आवाज़ उठाएँ इस पर, तो शायद कोई तब्दीली आ सके। अदरवाइज़ यहाँ पर बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं दे रहा कोई। लगारी साहब, इस तरह आपने बताया कि हमारे बड़े मोहतरम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर नुमाइंदे चौधरी मंजूर, उनके भाई की भी बिनाई चलेगी इस पर। तो ये तो वरना तो मामला शायद इतना उठता ही ना कि उनकी तरफ से हुआ, फिर लिख कर दिया जी डॉक्टर साहब ने कि हुकूमत को कि जी इसको बंद करवाएं, ये इंजेक्शन की वजह से ये हो गया। यानी डॉक्टर तक ये बात पहुंची और वहाँ से बात फैली। गवर्नमेंट को किसी को पता भी नहीं लग रहा था कि ये बिनाई लोगों की जा रही है। और जो मुजम्मिल ने बात की कि जब हम साफ़ पानी नहीं दे रहे, हम लोगों को इलाज सही नहीं दे रहे, दवाइयाँ तक नहीं सही दे रहे, वो भी उसने खुद खरीदनी है, कोई सरकार नहीं दे रही है दवाई। प्राइवेट जाकर इलाज करवाओ, स्कूल प्राइवेट में दाखिल करवाओ, सिक्योरिटी अपनी करो, रिहाइश भी अपनी इस्तेमाल करो। तो ये आम आदमी के लिए तो कुछ भी नहीं बचा फिर। अब आप जरा अपने दरियाओं की तरफ रुख करें ना। आपको पता है कि शहरों के सीवरेज का पानी, सनतों के फुजले का पानी, वो जहरीला पानी वो आपके दरियाओं में डाला जा रहा है। छोटे छोटे शहरों का पानी नहरों में डाला जा रहा है और दरियाओं में डाला जा रहा है जी। और वही पानी आगे जाकर लोगों को सप्लाई हो रहा है पानी के लिए, वाटर ड्रिंकिंग के लिए। तो आप क्या कर लेंगे? पाकिस्तान में ये इंतज़ाम नहीं है कि अपने दरियाओं को साफ रखें। आप जाए ना, आप इस तरह का गंदगी करते हैं, वहाँ पर दरिया राइन में करके देख लें, दरिया टीम्स में जाकर कर लें, दरिया हुडसन में जाकर करके देख लें ना, कैसे आप वहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर इंडस के अंदर आपको देखेंगे कि जनाब पूरे का पूरा शहर का कचरा, गंद सारे का सारा दरिया में डाला जा रहा है और नहरों में डाला जा रहा है, बड़ी नहरों में और छोटी नहरों में भी। और वो जो छोटे शहरों का पानी है वो उसमें डाला जा रहा है। लोग ये तक नहीं सोचते हैं कि भाई यही पानी हम पी रहे हैं ना, तो उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे जी। हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं है। यहाँ हमारे पास सिंध के अंदर दो बने हुए हैं, लेफ्ट राइट आउटफॉल ड्रेनेज के लिए और राइट के लिए बना हुआ है। दोनों का दोनों
और पैरेलल चल रहे हैं इंडस के साथ। दुनिया में ऐसा नहीं होता है, वो इंडस के साथ पैरेलल चल रहे हैं और किसी वक्त भी उनका पानी जब दरिया बढ़ जाए, पानी बढ़ जाए, बुलंद सतह हो जाए, वो सारे का सारा सीवरेज का पानी या गंदरे का पानी या सेम का पानी या कचरे का पानी या गंदगी का पानी वो सारा इंडस में मिल जाएगा। ये सारे का सारा मौजूद है। यही जो डायरिया की बात की इन्होंने, हजारों बच्चे सिर्फ इससे मर जाते हैं जो काबिल इलाज है। यही वजह है लगाड़ी साहब कि हम तो साफ पानी नहीं दे पा रहे, सही खुराक है और ऊपर से अद्वियात। तो ये एक मामला नहीं है, लेकिन इसको ठीक किसने करना है, इसको सही कौन करेगा, इस पर एक्शन कौन लेगा? इदारे अगर नहीं हैं दुरुस्त काम कर रहे तो फिर बाकी क्या बचता है? ये वही बात कि जी नोटिस ले लिया और ख़त्म। जो बात मुजम्मिल ने की थी कि एक सिस्टम बना होता है और उसके तहत ही होते हैं ये नोटिस वगैरह वाले के जी वाक़या हो गया, हाँ जी उसको रोक लिया है। खुद इदारे ऐसे कायम होते हैं कि जो यहाँ तक नौबत पहुँचने ना दें। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।